हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और आने वाले 18 अप्रैल से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री चैप्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मास्टर वीडियो लाया है। आज के वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर कवर करवाऊंगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो पिछले 2 सालों में एयरफोर्स में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा और भी जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ज्योमेट्री से बनते हैं उसे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो एग्जाम से पहले फिर आपको ज्योमेट्री में कहीं से भी और कुछ पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरु। आप इसे सर्च करके ज्वाइन करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC MN पैरेलल टू BC द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। इफ AN रेशियो NC इक्वल टू 4:5 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN इज। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। अब सबसे पहले मैं इसके फिगर को ड्रॉ करता हूं और फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देखो, सबसे पहले कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसके तीनों वर्टेक्स का नाम दे दिया A, B और C। अब यहाँ पर देखो, BC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ किया जाता है MN। यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन का नाम मैंने रख दिया MN। तो यहाँ पर MBCN जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें दिया गया है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर और AN NC का रेशियो 4:5 है। AN 4 है और NC 5 है। तो आपको बताना है कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यानी कि ट्रायंगल MAN का एरिया हमसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा। इस थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। अगर आप लोगों को यह थ्योरम अभी याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसे नोट डाउन कर ले सकते हो। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी ट्रायंगल में MN पैरेलल हो BC के, यानी कि इसका जो बेस है या पैरेलल हो इसके इस मिड लाइन वाले से, तब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया और एक जो बड़ा वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके एरिया का रेशियो किसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों ही ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के, यानी कि एरिया ऑफ MAN डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC इक्वल होगा AN बाई NC के स्क्वायर के। तो यहाँ पर यह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, AN अपॉन NC का स्क्वायर, और किसके बराबर होता है, AM अपॉन AB का स्क्वायर, और इक्विवेलेंट होगा MN अपॉन BC के स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालें तो यह रेशियो इक्वल होगा AN बाई AC के स्क्वायर का, AM बाई AB के स्क्वायर का और MN बाई BC के स्क्वायर का। एक कॉन्सेप्ट कहता है थेल्स थ्योरम में। तो यहाँ पर एरिया ऑफ MAN और एरिया ऑफ ABC इक्विवेलेंट है AN बाई NC के, और AN और NC का वैल्यू हमें पहले से पता है। यहाँ पर देखो NC नहीं AC होगा, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई थी, यहाँ पर N अपॉन AC होगा। तो AN का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया हुआ है और AC क्या हो जाएगा, 4 + 5 9। यहाँ दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यह निकलेगा 16/81। यानी कि दोस्तों जो एरिया है ट्रायंगल MAN का वो है आपका 16 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, ABC का ट्रायंगल है 81। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 81 है और छोटे वाले का MAN का 16 है तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है MBCN, इसका एरिया हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का वैल्यू घटा दो, इसे घटाओगे तो यह आएगा 65x, और 65x किसके इक्विवेलेंट है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसका एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 65 यूनिट का वैल्यू 130 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 130/65 यानी कि 2। अब वापस से क्वेश्चन में आ जाओ और हमसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN, ये छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया हमसे पूछा गया है, और इस ट्रायंगल का
यूनिट में वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखो 4/9 का जब स्क्वायर आपने किया था तो इसका क्या वैल्यू आया था 16। तो 16 x का वैल्यू में फाइंड करना है ना, x की जगह रख दीजिए 2, तो आपका आंसर निकल कर चला आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो छोटा वाला ट्रायंगल है MAN, इसका वैल्यू है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 44 सेंटीमीटर। इफ D and E is the midpoint of BC and AB, then the area of triangle VDE is। फिर से ट्रायंगल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया ABC। इसमें क्या कंडीशन दिया गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया 44 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एरिया हमें पहले ही दे दिया गया है और D और E दो मिड पॉइंट हैं। D मिड पॉइंट है BC का और E मिड पॉइंट है AB का। यहाँ पर दोनों को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ ED। तो आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है BDE, इसका एरिया आपसे पूछा गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले देखो, अगर D मिड पॉइंट है BC का, दैट मीन्स कि BC को यह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। BD इक्वल टू 1 है तो DC इक्वल टू भी 1 होगा। अब थेल्स थ्योरम में मैंने आपको क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यानी कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, यानी कि BD बाई BC के। तो BD बाई BC और इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया तो हमें पहले ही दे दिया गया 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 44 इक्वल टू BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू है 1 और BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 2। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन 44 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से ट्रायंगल BDE का एरिया क्या होगा 44 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो छोटा वाला ट्रायंगल है BDE, इसका एरिया होगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देख लो, बिल्कुल स्टेप वाइज मैंने आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस को समझाया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर, RS 14 सेंटीमीटर, PS 25.2 सेंटीमीटर और PR बाइसेक्ट करता है QS को। तो X का वैल्यू क्या है। देखो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए जैसे ही, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रा करो और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल को आपको ड्रा कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का नाम मैंने दे दिया PQ R एंड S। अब इसमें क्या कंडीशन है कि PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो साइड है वो हमारा X है। QR है 16.8, ये जो QR है ये आपका हो गया 16.8, RS है आपका 14 सेंटीमीटर और PS दिया हुआ है 25.2 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें यहाँ पर हमें दी गई है और PR बाइसेक्ट करता है QS को। यहाँ पर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो QS है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो इस X का वैल्यू हमें यहाँ पर पता करके बताना है। देखो यहाँ पर हेयर PR बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, PR बाइसेक्ट कर रहा है QS को। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। देखो फॉर्मूला क्या यूज करना है, PS और SR इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। PS इंटू SR को आपस में मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू जो PQ है और QR है इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि PQ इंटू QR। तो PS हमारा है 25.2 सेंटीमीटर इंटू SR है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू PQ है 1 सेंटीमीटर और QR है 16.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से X का वैल्यू क्या होगा, 25.2 गुना 14
डिवाइडेड बाई 16.8, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे काटो यहाँ पर, तो क्या होगा, 14 से 12 बार में कटेगा 168 और 12 से 252 कटेगा 21 टाइम में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू दैट मीन्स कि PQ का वैल्यू 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बिना फिगर को ड्रॉ किए हुए आसान तरीके से कैसे आप सॉल्व करोगे, तो इसके लिए देखो आपको नीचे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वगैरह पढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत है। सिर्फ सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को देखो, PR बाइसेक्ट करता है QS को, ठीक है, PR जो है वो बाइसेक्ट किसे कर रहा है, QS को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, QS को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, लास्ट वाले टर्म को ध्यान से देखना। QS को बाइसेक्ट करने का मतलब यह है कि जो Q से स्टार्ट होने वाला टर्म है उसे आपको एक जगह रखना है। तो Q से स्टार्ट कौन कौन सा टर्म हो रहा है, एक QR हो रहा है और एक PQ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, QR और PQ इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस चीज़ को भी बाइसेक्ट किया जाए, यानी कि QS को बाइसेक्ट किया जा रहा है तो Q से स्टार्ट होने वाले दोनों टर्म को एक जगह रख देना है, और इसके अलावा जो आपका R से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर S से स्टार्ट हो रहा है, जो बचा हुआ दो टर्म रह गया है PS इंटू SR, इसे आप बाद में लिख देना और सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे तो आपका आंसर निकल कर चला आएगा। एक बार फिर यहाँ पर ध्यान से सुन लो, जिस चीज़ को बाइसेक्ट किया जाए, यानी कि अगर QS को बाइसेक्ट किया जा रहा है तो Q से स्टार्ट होने वाले दोनों टर्म को आपको क्या करना है, एक जगह लिख देना है, और जो बचा हुआ दो टर्म रह गया उसे आप दूसरी जगह लिख देना। जैसे ही वैल्यू को पुट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर चला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, और किस तरह का ट्रायंगल है, तो यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब कि ये साइड और ये साइड तीनों इसके साइड से यहाँ पर इक्वल होंगे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है AD, किस पर किया जा रहा है, BC पर। इस परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 4√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल में जो AD है उसे हम इस ट्रायंगल ABC का हाइट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अपर वर्टेक्स से जो बेस पर ड्रॉ किया गया है, यानी कि यह इसका हाइट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन 2019 में जो स्टार 2 का एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, उसमें पूछा गया था। वहाँ पर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए पूछा गया था। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने का, यानी कि AD को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, ठीक है, √3/2 इंटू साइड। तो हाइट यानी कि AD का वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है 4√3, किसके इक्विवेलेंट होगा, √3/2 इंटू साइड के। तो यहाँ से साइड का वैल्यू क्या होगा, साइड का वैल्यू होगा 4√3 गुना 2/√3 इक्वल टू साइड। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, और 4 में 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइड यहाँ से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ABC का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो 3 × 8 कर देंगे, 24 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC AP बाइसेक्ट्स एंगल ABC। जो AP है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है। इफ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ CP इज। यहाँ पर आपको CP का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दिया है A, B और C, ठीक है। इसके तीनों वर्टेक्स का नाम मैंने दे दिया ABC। अब जो एंगल ABC है, इस एंगल ABC का बाइसेक्टर है AP, और यह AP जाकर मिलेगा कहाँ पर, BC पर मिलेगा। इसके बाद AB अगर 4 है, AC 6 है और BP 3 है, तो PC का वैल्यू आप बताइए, यानी कि CP का वैल्यू आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है ज्योमेट्री में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यह भी आपने 9th और 10th दोनों ही क्लास में पढ़ा होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को। तो यह थ्योरम क्या कहता है, यह थ्योरम कहता है कि जब किसी ट्रायंगल में
किसी एक एंगल का बाइसेक्टर उस एंगल को डिवाइड करता है। बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर ए थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई एक लाइन एंगल को बाइसेक्ट करता है तब उस ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे यानी कि ए बी अपॉन ए सी वो किसके इक्विवेलेंट होंगे? वो इक्विवेलेंट होंगे बाइसेक्ट करने वाले लाइंस के यानी कि बी पी अपॉन पी सी के। ठीक है, यहाँ पर ए बी बाई ए सी किसके इक्विवेलेंट होंगे? बी पी अपॉन पी सी के। तो यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों वैल्यू हमें पता है और बी पी का भी वैल्यू हमें पता है, तो हम पी सी का वैल्यू यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। ए बी है 4 सेंटीमीटर और ए सी है 6 सेंटीमीटर इक्वल टू बी पी 3 सेंटीमीटर और पी सी हमारा x है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा? 6 × 3/4 दैट मीन्स 18/4। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 4 टाइम्स सबसे पहले कैंसिल होगा और इसके बाद 5 टाइम्स में, यानी कि दोस्तों पी सी का वैल्यू यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहीं अगर यहाँ पर 3 दे दिया गया था और x का वैल्यू भी 4.5 दे दिया जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा जाता? हमसे पूछा जाता कि आप इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ए बी दिख रहा है ना, इस x का वैल्यू बताइए। तो अभी आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते थे। ए बी सी की जगह आप 6 लिख दो, बी पी की जगह 3 और पी सी की जगह 4.5 और इस ए बी की जगह x लिखकर यहाँ से भी आप x का वैल्यू निकाल लेना। तो इस तरह से अगर एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से यहाँ पर इसे सॉल्व कर दोगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। AP and BP are tangents to a circle with center O. If angle APB equal to 62 degree, then the measure of angle AQB is. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो सबसे पहले। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। यहाँ पर 2 टेंजेंट इसके हैं। एक टेंजेंट का नाम है AP और दूसरे टेंजेंट का यहाँ नाम है BP। P तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, AP और BP। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद कंडीशन क्या दिया गया है? यहाँ पर सेंटर इसका O है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? इसका नाम मैंने दे दिया O। और यहाँ पर एक और एंगल बनता है दैट इज AQB। ठीक है, एक और एंगल यहाँ पर बन रहा है AQB। एक एंगल आपका यहाँ पर ए बन गया। एक कंडीशन दिया गया कि एंगल पी जो आपका है वो है 62 डिग्री। यहाँ पर दे दिया गया एंगल AP भी 62 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इस एंगल AQB का मान क्या होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना एंगल AQB, इस एंगल AQB का मान आपको यहाँ पर पता करके बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस वाले लाइन को ध्यान से देखो। एक लाइन, 2 लाइन, यहाँ से 3 लाइन है और यहाँ से चौथा लाइन है यहाँ पर। तो यह एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, 4 लाइन से यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। और जो AP है वो टेंजेंट है OA पर, उसी तरह से BP टेंजेंट बना हुआ है OA पर। तो जब भी कोई टेंजेंट किसी सर्कल के रेडियस से टच करता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज़ को आप याद रखो। पहला फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जब कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल के रेडियस से कॉन्टेक्ट करता है तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इधर 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 180 डिग्री। और ए वाला एंगल क्या है? यहाँ पर ए वाला एंगल है आपका 62 डिग्री। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? टोटल जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा? 180 में अगर आप 2 यहाँ पर ऐड कर देते हो तो हो जाएगा 242 डिग्री। अब इसके बाद देखो, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल का मान क्या होता है? चारों एंगल का मान होता है 360 डिग्री, जिसमें से 242 डिग्री आपका यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुका है। तो एक जो बचा हुआ एंगल है यानी कि AOB जो है आपका एंगल, यह कितना हो जाएगा? यह यहाँ पर आएगा 118 डिग्री। 360 में से जब 242 को घटा दोगे तो अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हुआ कि AP परपेंडिकुलर है OA का। अब इस एंगल का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? जो आपका AQB निकालना है, इस AQB का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो देखो, अगर AQB का मान थीटा है तो AOB का मान 2 थीटा होता है। यहाँ पर जो केंद्र का कोण जो बना होता है ना, इसके वर्टेक्स वाले कोण से डबल होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अगर एंगल AQB इक्वल टू थीटा है तो आपको यहाँ पर मान कर चलना है कि जो एंगल AOB हमारा है वो 2 थीटा होगा।
यानी कि अगर यह 30 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा। और एंगल ए ओ बी का मान हमें ऑलरेडी पता चल चुका है 118 डिग्री, यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसका मान 118 डिग्री। दैट मीन्स कि 2 थीटा का वैल्यू है 118 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 118/2, 118/2 बनने का मतलब 59 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए क्यू वी, थीटा किसके बराबर है एंगल ए क्यू वी के, तो एंगल ए क्यू वी का मान क्या हो गया 59 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवा दिया है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक बार लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।